हेलो बच्चों, सभी वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन देते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो व्याकरण में कमज़ोर हैं या व्याकरण में उनको समस्याएं होती हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि, उनके लिए खास करके मैं लाया हूँ। और जब इसको आप समझेंगे तो पूरी तरह से आप का तैयार हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में ऐसी समस्याएं अगर आए तो इसको पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर लेंगे। और आज हम जो बताने वाले हैं वो सर्वनाम है। इसके पहले मैंने संज्ञा के भेद और भाववाचक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए और उसके बारे में भी बताया। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर्वनाम की चर्चा करेंगे। और सर्वनाम आज के पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सर्वनाम में भी कहीं कहीं फंस जाते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इन सब को हम देखते हैं। और एक ट्रिक के माध्यम से सर्वनाम के भेद को भी याद करते हैं और ये भी जानते हैं कि सर्वनाम के भेद के अंतर्गत कैसे कैसे शब्द हैं जिसे हमको समझने में कठिनाई होती है। तो आइए हम सर्वनाम की परिभाषा से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा की जब बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ जो शब्द या नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम तो आप जानते ही हैं, ऐसा नाम जो सब का हो, अर्थात ऐसे नाम की तलाश की जाती है जो सबके लिए प्रयोग किया जाए और बोलने वाला भी उस नाम को बोल सके बिना किसी पर्सनल नाम के। ऐसे नाम, ऐसे शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम की जगह अगर हम लिख दें वह जाता है तो वह जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। राम उसका पर्सनल यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जबकि वह जो है सर्वनाम होगा। इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, यहाँ पर वह शब्द जो आया हुआ है वो सर्वनाम है जो किसी के नाम के बदले प्रयुक्त किया गया है। इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना जानिए कि जैसे राम, मोहन आदि नामों के बदले में कोई नाम प्रयोग किया जा रहा है या कोई इंडिकेट दिया जा रहा है जो सब उस नाम से समझ रखते हैं, ऐसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो हमने देखा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो हमने एक सबको मिलाकर एक ऐसे शब्द बनाए हैं जिससे आपको सर्वनाम के भेद के बारे में मालूम हो जाएगा कि कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें लिखा अनिपुण्य प्रश्न सर्वनाम, आनि से हो जाएगा अनिश्चयवाचक और नि से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, पु से होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, नि से निजवाचक सर्वनाम, प्र से जो हो जाएगा ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और स से जो होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इन 6 अक्षरों से संबंधित इसमें आपको 6 भेद बताए गए हैं जो सर्वनाम के भेद हैं। ये आप अगर इस ट्रिक को मालूम रखोगे या आपके अंदर जहन में रहेगा तो कभी भी सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 नामों को आप अच्छे से याद कर सकते हो। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके कितने भेद हैं। तो सबसे पहला हमने देखा पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को इस तरीके से समझें कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने व्यक्ति होता है वो सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है, अर्थात अन्य पुरुष कहलाता है। और जो बात कर रहा होता है वो उत्तम पुरुष होता है। यानी तीन
आदमियों की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष, और जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष, और जो उसके बारे में बात कही जा रही है वो अन्य पुरुष है। इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 बताए गए इसमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष की बात करें, जो बात कर रहा है या तो मैं या तो हम होगा, और जिससे बात कर रहा होगा वो तू या तुम होगा या आप कहकर बात कर रहा होगा, वो जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और किसी के बारे में बात कर रहा होगा जिसको वह वे कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, ये अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण रहे। अब देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब जो निश्चित है, ऐसे निकटवर्ती, निकटवर्ती के लिए संकेतवाची शब्द का प्रयोग जो करते हैं, यह पुस्तक है, ये किताबें हैं, ऐसे शब्द जो है वो दूरी को निश्चित करते हैं कि कौन नजदीक है और कौन दूर है, ऐसे शब्द भी सर्वनाम कहलाते हैं। आगे इसी में दूरवर्ती है जो निश्चयवाचक का सर्वनाम का एक और पार्ट है, वह है वह व्यक्ति या वह किताब। तो इस तरीके से ये दूरवर्ती वस्तुओं को संबोधित करते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर अगली तीसरा नंबर पे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई शब्द आया है, एक प्राणिबोधक। प्राणिबोधक का मतलब है कि ऐसी वस्तु जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर जान हो, उसके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कोई जा रहा है अगर कहा जाए तो कोई उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरीके किसी वस्तु के लिए अगर बात की जाए, अगर कहा जाए कुछ पड़ा है, तो यहाँ जो कुछ पड़ा है, तो कुछ जो है ये सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से ये वस्तुबोधक है और ये प्राणिबोधक है। इसी तरीके से जब चौथे सर्वनाम की बात करते हैं संबंधवाचक, जैसे जो आया था सो गया, जो आया था सो गया, जो है ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरीके से सो गया, वो भी जो का नाम ही सो है, यानी जो आया था सो गया, दोनों नाम ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है, लेकिन वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर जब हम आते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में 2 प्रकार, जैसे प्राणिबोधक और वस्तुबोधक है। प्राणिबोधक में जो है आप देखेंगे कि कौन शब्द का इस्तेमाल हुआ। प्राण का मतलब होता है जिसके अंदर जान हो। प्राणिबोधक जिसे किसके अंदर जान हो उसके लिए कौन का प्रयोग किया जाता है, किसी जानवर या किसी और के लिए नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके लिए कौन का इस्तेमाल करें, कौन जा रहा है, तो यहाँ कौन शब्द जो है ये खुद एक सर्वनाम का रूप पकड़ लेता है। दूसरा जो है वस्तुबोधक है, क्या है, ऐसे में ये जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। इस तरीके से प्राणिबोधक और वस्तुबोधक सर्वनाम आप पता कर लेते हैं प्रश्नवाचक में। तब 6ठे नंबर पे आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में केवल आप देखेंगे कि आप है। अब आइए देखते हैं, आप निजवाचक सर्वनाम में है और आप मध्यम पुरुष में है, यानी कि सेकंड पर्सन की बात की जा रही है। सेकंड पर्सन यहाँ मध्यम पुरुष के रूप में उपयोग किया गया है और वहां निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया हुआ है। आप शब्द जो है खुद पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यानी मध्यम पुरुष के अंतर्गत है और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। इसी तरीके से वह और यह और ये जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत है, लेकिन यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है यह और ये। इस तरीके से आप सर्वनाम को अच्छे से जान सकते हैं। बाकी कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, किसी भी स्टूडेंट को, ये क्लासेस फ्री हैं, किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, सर्वनाम, संज्ञा या किसी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको केवल और केवल सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे हमारे हौसले बढ़ते रहें और आपको आगे बढ़ाते रहें। आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और जानकारी हासिल करिए। धन्यवाद।